बड़ी खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने ब्रेकिंग सेंटर से। इस वक्त 10 बजे तक के मतदान के आंकड़े क्या हैं बताएंगी मेरे सहयोगी मनीषा। बिल्कुल अतुल जी, और देखिए मतदान फीसद जो सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा है वो सबके सामने हम रख देते हैं। दरअसल मतदान फीसद का आंकड़ा 10 बजे तक कितना रहा वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो देखिए मतदान फीसद का 10 बजे तक का आंकड़ा क्या रहा। हरियाणा में सुबह 10 बजे तक 14.8% मतदान हुआ है। ये जानकारी और क्षेत्रवार तरीके से भी अब आप बता देते हैं। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं वो यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं लगातार मतदान केंद्रों पर और लगातार वोट कास्ट कर लोगों से भी अपील की जा रही है कि जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है वो भी बढ़ चढ़कर इसमें अपनी सहभागिता दें, अपना योगदान दें और एक मजबूत, सशक्त और एक ऐसी सरकार चुनने में अपना योगदान दें जो देश के विकास कार्यों को अपना एक बड़ा मुद्दा बनाए और साथ ही साथ देश की राजनीति को सकारात्मक दिशा में आगे ले जाने का काम करे। तो ऐसी सरकार को चुने और हम भी लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जो भी लोग अभी तक मतदान के लिए नहीं पहुंचे वो भी अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर पहुंचे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इस लोकतंत्र के महापर्व में। ये देखिए ये औपचारिकताएं पूरी करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला नजर आ रहे हैं। वोट कास्ट करने की पूरी प्रक्रिया उनकी चल रही है, पूरी औपचारिकता चल रही है। फिलहाल एक एक तस्वीर जैसे जैसे हम तक पहुंच रही है वैसे ही हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए हम एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। फिलहाल हमने आपको बताया कि वोटिंग परसेंटेज 10 बजे तक कितना हुआ और बीच में अब आइए तस्वीर देखिए, मध्यमा उंगली पर स्याही लगाते हुए और औपचारिकता को पूरा करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं वो अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया से गुजरते हुए औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस बार का जो हरियाणा का चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और टेली के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कौन से प्रत्याशी के तौर पर कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, कौन किसे कितनी टक्कर भी दे रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला है, यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की अहम टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इनेलो, जेजेपी, ये तमाम ऐसे दल हैं जो कि एक त्रिकोणीय मुकाबला यानी कि निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के वोट को वे वोट में सेंधमारी बिल्कुल मनीषा, आपने दर्शकों को बताया 11 बज चुके हैं लेकिन 10 बजे तक का जो मतों का आंकड़ा था, मत प्रतिशत था, वो अलग अलग जगहों पर, शुरुआती जगहों पर हम देखें कुछ विलंब से वो आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखा लेकिन धीरे धीरे अब उसमें वृद्धि होनी शुरू हो गई है और दिन चढ़ने के साथ ही लोगों का बाहर निकलना और अपने मत का इस्तेमाल करना, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। उसी बीच में आम हो या खास दोनों ही दिखाई दे रहा है। सुबह 7 बजे से ही अगर शुरुआत हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के तमाम और प्रत्याशी, बड़े चेहरे, बड़ा नाम, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, उनके साथ उनका पूरा परिवार और उसके साथ ही जो दूसरे दलों के भी राजनेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए निकले। ये 4 तस्वीरें में एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें। इसमें आप देखिए कि सीएम नायब सिंह सैनी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, 7 बजे का समय था, उन्होंने भी अपना मत डाला। उसके साथ साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने परिवार के साथ जाकर वोट कास्ट किया और वहां पर लोगों से अपील भी की कि आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। अंबाला में वो मौजूद थे। इसके साथ ही आप देखिए कि सुभाष बराला भी पहुंचे और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। और अभी आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला की तस्वीर दिखा रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से जो उनके नेता हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आप देखिए धर्मवीर सिंह हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, मोहनलाल बडौली हैं, ये तमाम बड़े लोग, रणजीत चौटाला हो, ये सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। वंदना, कुछ नाराजगी आप जाहिर कर रही थी, अब मैं चाहूंगा कि नाराजगी दूर करिए, लोगों से अपील करिए और साथ में जब 11 बजे तक का जो मत प्रतिशत है ये आपको क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि पहले और दूसरे चरण में हमने देखा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा मत प्रतिशत कम रहा, लेकिन जैसे जैसे चरण बढ़े और अब हम 6वें चरण में, इसके बाद एक ही आखिरी चरण रह जाता है, वहां पर रुझान बढ़ता दिखाई दिया। क्या हम माने कि हां इस बार 19 का जो आंकड़ा है वो टूटेगा हरियाणा में? देखिए, जहां तक मत प्रतिशत की बात है, मैं ये मानती हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। लोग जो है वो आगे बढ़कर मतदान कर रहे हैं और जो वोट परसेंट है वो भी बढ़ रहा है
और एक बड़ी बात, आपने यहाँ पर तैयारी को लेकर प्रश्न किया था कि तैयारी जो है वो कांग्रेस भी कर रही है, तो मुझे लगता है जो कांग्रेस की तैयारी है वो हम सबको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आपस में इनकी सिर्फ फुटबॉल चल रही है। हमने सिरसा में शैलजा और हुड्डा जी के समर्थकों को लड़ते हुए देखा, किस तरह से थप्पड़ बरसाए जा रहे थे, एक दूसरे से लड़ा जा रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाती है कि कांग्रेस को कहीं पर भी जनता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको कहीं पर भी अपने कार्यकर्ताओं से लेना देना नहीं है। लड़ाई सिर्फ, मैं ये मानती हूँ कि जब तक इनकी टिकट नहीं आ गई तब तक की लड़ाई थी, जिसमें इन्होंने कोशिश करी एक दूसरे को काटने की, और उसमें वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहे। और उसके बाद की जो लड़ाई है वो जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जो इनके खिलाफ एक लड़ाई थी वो लड़ चुके हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर बार बार किसानों की शहादत को लेकर एक बात कही जाती है, हालांकि वो बात अलग है कि एक भी गोली नहीं चली थी लेकिन फिर भी शहादत कही जाती है। लेकिन सबसे परसेप्शन किसानों को लेकर ये बनाया गया कि उनकी जो जमीन है वो अडानी अंबानी ले जाएंगे, और वहीं पर इनके जो नेता हैं, लोकसभा के जो नेता हैं, नेता पार्लियामेंट के, वो अधीर रंजन कहते हैं कि अगर अडानी अंबानी हमारे को भी कुछ दे देते तो हम उनके खिलाफ नहीं बोलते, हम उन पे आरोप नहीं लगाते। तो एक सही चेहरा जो है कांग्रेस का दिखाई दे जाता है कि जो कांग्रेस है उसको सिर्फ मतलब अपने से है, जनता वंता से नहीं है। और सिर्फ उसको लेकर ये बड़े प्रश्न उठाते थे, तो इतना बता दीजिए कि डिफेंस का जितना भी मटेरियल था वो हम कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करते थे, आज हम खुद बनाने में सक्षम है। हमारे सेना को जो चीजें चाहिए वो उनको मिल रही हैं, लेकिन सेना पे आरोप लगाने पे हम तक में दिखाई देते हैं। बिल्कुल चाइना से, पाकिस्तान से हम लड़ने में सक्षम है, लेकिन देशद्रोहियों से लड़ने में कहीं पीछे ना रह जाए, वो जनता हमारा साथ दे रही है, वो जानती है। और एक बड़ा प्रश्न आया था भ्रष्टाचार को लेकर, सुरेश जी बहुत लंबा थोड़ा उन्होंने भाषण दिया, वो भूल गए कि इनकी अपनी पार्टी के नेता किस प्रकार से, अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो ये कहा मुख्यमंत्री जी आप तो ईमानदार हैं, जब हमारी पार्टी को ईमानदार कहते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो इनको ये देखना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें सक्षम थे पार्टी के पास जाने की जरूरत पड़ी, जो भी बने बेटा से बाहर कुछ नहीं जाएगा, लोकसभा तो वो लड़ेगा, राज्यसभा तो बेटा जाएगा, तो बेटा लगेगा। तो मुख्य जो एम है वो बेटे को लेकर एक के बाद एक। बहरहाल देखिए वंदना मैं बार बार कहता हूं ये सारी बातें ना, जब आप लोग चुनावी प्रचार में रहते हो और उस वक्त आप रैली के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से, आम व्यक्ति के बीच में संबोधन के माध्यम से, मीडिया चैनल पर बैठने के बाद जब इन बातों का जिक्र आप कर चुके होते हो, तो अब आज कम से कम मुझे लगता है कि उन बातों को छोड़ना चाहिए और आज जनता पर ही तय छोड़ना चाहिए कि वो तय करे कि क्या वो बीजेपी की कही बात से सहमत है, अपनी सरकार के साथ खड़ी है, जो सत्ता में नहीं है उनकी बात से, उनके उठाए मुद्दों से सहमत है, तो उसके आधार पर अपना वोट कास्ट करे। आज के दिन फिर वही बातें दोहराना मुझे लगता है कि बहुत तार्किक नहीं होता है वो किसी भी पार्टी के लिए। हाँ, चूंकि आपका सामना उन्हीं मुद्दों के आधार पर होना है तो वाजिब है कि आप लोग उस बात को रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि आज उन सारे मुद्दों को गौर करिए, वो आपने उठा दिए, उसका जवाब आपने दे दिया, जिन लोगों ने मुद्दे उठाए उनका जवाब मिल गया, अब जवाब जिसको भी मिलेगा वो जनता देगी। हमारे साथ प्रियदर्शनी भी जुड़ चुकी है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है प्रियदर्शनी आपका। लेकिन उसके पहले भाटी साहब आपसे एक सवाल सिर्फ इतना है कि जब इनेलो जैसी पार्टी जिससे टूटकर आप अलग आते हैं और अब मजबूती के साथ 10 सीटों का आंकड़ा लेकर आप पहुंच जाते हैं, सत्ता में भी रहते हैं 4.5 साल, जब अकेले फिर से आपको आना है, जनता के बीच में जाकर ये बताना है कि भाई इस बार हम अकेले लड़ रहे हैं, गठबंधन में नहीं है, गठबंधन वाले से हमारा टूट हो चुका है, लेकिन जनता कहेगी कि अब उनसे कनेक्शन कैसे होगा, क्योंकि उनसे कनेक्शन बनाकर आपने उन लोगों से कनेक्शन बनाया जिनके खिलाफ आज हो गए आप। देखिए अतुल जी, इलेक्शन तो हमने पहले भी अलग ही लड़ा था, पहले भी हम लोगों ने मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा था। हमने जो इलेक्शन लड़ा उसके बाद में गठबंधन हुआ, लेकिन आज वापस से जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनको अपना मुख्यमंत्री बदलना है तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, उन्होंने अपने सरकार के जितने नुमाइंदे उन्होंने अपनी सरकार के नुमाइंदों को बदला, और उनको लगा कि शायद अब उनको जरूरत नहीं है जननायक जनता पार्टी की। लेकिन जैसे ही अलग हुई दोनों पार्टियां, और आपके सामने आपने खुद दिखाया किस तरीके से जो निर्दलीय विधायकों पे इन्होंने विश्वास जताया था, निर्दलीय विधायक किस तरीके से छिटक कर जो है 3 विधायक जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। तो यही एक कारण था कि निर्दलीय विधायकों को विश्वास नहीं था, तभी केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के
हमारे जजपा के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाइए, और 4.5 साल बहुत बखूबी से हमने दिखा दिया कि 4.5 साल गठबंधन से हम लोगों ने हरियाणा की सरकार को चलाया। कहीं कोई वाद विवाद नहीं हुआ, किसी बात पर कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं एक दूसरे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई। और अभी भी आप देखें, हम लोग अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई एक दूसरे पर छींटाकशी नहीं कर रहे हैं। कहीं हम लोगों ने आज तक किसी पर छींटाकशी नहीं की है। लेकिन हाँ, जो मुद्दे हरियाणा के मुद्दे हैं, जिन हरियाणा के मुद्दों को लेकर जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ है, जिस हरियाणा की आवाज को उठाने के लिए जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ है, जिस आवाज को उठाने के लिए जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी, उसी को चलते हुए, उसी आवाज को जो है लोकसभा में उठाना है, उसके चलते हुए हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय ठीक लिया। बात है, ठीक बात है, अच्छी बात है। देखिए, इसमें किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं। भाटी साहब, आप लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकेले चुनाव लड़ने का अपनी घोषणा की, उसके बाद आप चुनावी दौर में गए, मैदान में गए, अपने प्रत्याशी तय किए और लोगों के बीच में जाकर उनसे वोट की अपील की। अब जनता को तय करना है कि वो आपका साथ देती है, नहीं देती है, कितना देती है, कितने % वोट आते हैं। ये सब कुछ चुनावी नतीजों के बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे। प्रियदर्शनी, आपसे सवाल, उसी बीच में केजरीवाल साहब को हम दिखा भी रहे थे कि खुद अरविंद केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी सुनीता, दोनों ही इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये तमाम बड़े चेहरे होते हैं जिनके जरिए आम लोगों के लिए भी एक जिम्मेदारी तय होती है कि जब ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने निकले हैं तो आपको भी ये काम करना है। ये 5 साल में एक बार का मौका होता है। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक सीट पर कितना मौका मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और बिल्कुल अपने मताधिकार का हमें बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक बार होता है, और इस बार का लोकसभा का चुनाव तो लोकतंत्र को बचाने के लिए है, तो बिल्कुल हमें अपने मत का अधिकार। प्रदर्शनी में आपको रोक रहा हूं, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं, हमारी सहयोगी मनीषा वहां पर मौजूद है। मनीषा, क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर अतुल जी ये है कि बवानीखेड़ा के गांव धनाना में बूथ संख्या 102 पर फिर से मतदान शुरू हो चुका है, यानी कि वोटिंग जो रुकी हुई थी वो फिर से शुरू हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करते चले। बवानीखेड़ा के गांव धनाना में बूथ संख्या 102 पर वोटिंग फिर से शुरू हो चुकी है। ईवीएम करीब 2 घंटे तक खराब रही, लेकिन उसके बावजूद अब फिर से वोटिंग शुरू हुई है। दूसरी वोटिंग मशीन मंगवाकर वोटिंग करवाई गई है दोबारा से शुरू, यानी कि मतदान प्रक्रिया जो है वो दोबारा से शुरू हुई है। लिहाजा देखिए 2 घंटे तक ये अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, अहम हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे तक अगर कहीं पर मतदान प्रभावित रहा है, रुका है, तो लिहाजा वो मतदान फीसद पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो देखिए बवानीखेड़ा के गांव धनाना में बूथ संख्या 102 पर वोटिंग शुरू हुई है दोबारा। हालांकि 2 घंटे तक वोटिंग नहीं हो पाई थी, दोबारा से इसको सुचारू किया गया है, इसको शुरू किया गया है। इससे पहले ईवीएम खराब हुई थी, ईवीएम खराब होने पर वोटिंग को रोकना पड़ा था, लिहाजा मतदान प्रक्रिया को वहीं रोकना पड़ा। वैसे में जो उत्साहवर्धक तरीके से मतदाता पहुंचते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उदासीनता आ जाती है, तो लिहाजा इसका भी असर जो है वो मतदान फीसद में पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि फिर से वोटिंग शुरू हो चुकी है, और आपको बताएं कि लगातार ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, कहीं पर ऐसी तकनीकी खामियां जरूर आती हैं जब मत इस वक्त कास्ट हो जाता है। तो ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे थे या जो खबर बता रहे थे कि यहां पर लगभग 2 घंटे का वक्त था जब यहां पर मतदान प्रभावित हुआ है। हालांकि जो तकनीकी खामी थी, मशीन की दिक्कत थी, उससे दूर करके चुनाव आयोग की तरफ से फिर से वहां पर मताधिकार की व्यवस्था करा दी गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रदर्शनी अपनी बात पूरी करें आप। मैं यही बात बोल रही थी कि ये चुनाव तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हर मतदाता अपने घर से निकले और आज लोकतंत्र को बचाए, क्योंकि आज लोकतंत्र बचेगा तो आज मेरे, आपके, हम सबके आने वाले बच्चों का भविष्य बचेगा, हमारा भविष्य बचेगा। जहां तक आपने कुरुक्षेत्र पे मुझे सवाल पूछा, हम लोग एक सीट पे लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन हमारा संयुक्त गठबंधन है जो कि पूर्ण रूप से हमें समर्थन दे रहा है, और हम भी उनको पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। बाकी लोकसभा क्षेत्रों में एक अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहती हूँ। कुरुक्षेत्र चुनाव पे ही सुरखुरू होता है इंसान, सुरखुरू होता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पर घिसे जाने के बाद। जी हाँ, ये लोगों को ये था कि अरे ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड प्रत्याशी आएंगे तो पता नहीं कितना बड़ा तूफान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
सारी चीजें खत्म हो गई हैं। कुरुक्षेत्र के अभी आपकी रिपोर्ट ने बताया और मैं भी सुबह से कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारियां ले रही हूँ, चाहे खलायत हो, थानेसर हो, चाहे पुंडरी हो, इतना हजूम आ रहा है लोगों का, इतना हजूम आ रहा है। और आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब इस किस्म का जन सैलाब आने लगता है, इसका मतलब कि जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता तंग हो गई है। जनता पहले गायब सिंह सैनी से तंग हो गई थी, अब इस समय जो प्लांटेड, जिसको कोयला चोर कहते थे प्रधानमंत्री, फिर कोहिनूर कहने लगे, अब वो समझ गई है कि इस तरीके की प्लांटेशन चलेगी नहीं, इस तरीके की धांधली धोखेबाजी चलेगी नहीं। और जनता का असीम प्यार डॉक्टर सुशील गुप्ता को मिल रहा है। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बोल के जा रही हूं कि जिस किस्म से सफलता मिलेगी, हम लोग इस समय बहुत ही हाई मार्जिन पर आगे हैं। हर बूथ में, हर पोलिंग एजेंट, हर बूथ एजेंट में उत्साह है। जो आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन का संयुक्त पोलिंग एजेंट जो बैठा है बूथों में, उसमें असीम उत्साह है। उसे भी मालूम है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। गांव से लोग खुद निकल के आ रहे हैं, महिलाओं का एक बहुत बड़ा जन सैलाब आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जनता जानती है कि इन्होंने किस तरीके से अन्नदाता के साथ किया, जनता ये जानती है कि किस तरीके से इन्होंने महिलाओं के साथ किया, किस तरीके से हरियाणा की बेटियों के साथ किया। हरियाणा की पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे खड़ी थी तो किस तरीके से इन्होंने लाठी चार्ज करवाए। आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ इन्होंने दुर्गति की। पहचान पत्र एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है जिसपे इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया। क्यों खट्टर साहब के चेहरे पे ये नहीं लड़ पाए? इनको लोकसभा जैसे ही चुनाव शुरू होने वाला था, जस्ट उन्होंने गायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये सारे प्रश्न जनता जब इनसे पूछ रही है तो इनके नहीं पास बिल्कुल जवाब नहीं है। प्रदर्शनी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और दो बातों से तो बिल्कुल अपने आप को अलग करता हूं। पहली बात यह कि जो आप कह रही हैं जन सैलाब आ रहा है, तो जनता ये जन सैलाब बदलाव के लिए आ रहा है। वो बदलाव चौटाला साहब के लिए भी हो सकता है, वो दावा सिर्फ आपका नहीं होगा ना। हाँ, आपको भी दावा का अधिकार है, उनको भी दावा का अधिकार है। दूसरा, प्रदर्शनी जब आप कहती है ना पहलवान बेटियां, तो स्वाति मालीवाल का केस अभी ताजा है, बेटी तो वो भी है, तो वहां पर मुझे लगता है कि शायद कुछ मुद्दों को ना उठाए कि हिना को रंग वाकई दिखाना पड़े, क्योंकि हिना जब पत्थर पर घिसी जाती है तो रंग दिखाती है। जैसा शेर के माध्यम से आपने बताया, तो कई रंग अभी हमने दिल्ली में भी देखे हैं। अभी मैं फिर से कहता हूं, क्योंकि मैं चर्चा जब करता हूं तो व्यक्तिगत तौर पर उन तमाम मुद्दों को टटोलता हूं जो कि बीजेपी उठाती है, कांग्रेस उठाती है, जेजेपी उठाती है, आम आदमी पार्टी नेहरू उठाती है, और उनका काउंटर एक पत्रकार के तौर पर अपने पास भी रखता हूं। बहरहाल रोड साहब, हाँ भाटी साहब कुछ कह रहे हैं क्या? मैं आपको सलाम करता हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं चूकते हो जो है ना। और ऐसे सर चूक गए तो पत्रकार क्या? अगर आप लोग राजनीति में नहीं चूक रहे हैं तो मैं यहाँ पे कैसे चूक जाऊं भाई? नहीं, बिल्कुल 4.5 साल सरकार चलाने के बाद कहते हैं कि नहीं हमारा मनभेद हो गया, हम गठबंधन तोड़ देंगे। वहां आप नहीं चूके तो मैं कैसे चूक जाऊं? बहरहाल ठीक है, ठीक है। रोड साहब, अब यहां पर प्रश्न सिर्फ इतना रह गया है कि कुछ सीटों का मैंने जिक्र किया था शुरुआत में, जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी आपके साथ, वंदना के साथ, भाटी साहब के साथ, उसमें रेडू साहब भी थे लेकिन प्रदर्शनी नहीं थी। हमने कुछ सीटों को दिखाया था। कुरुक्षेत्र की स्थिति क्या है अभी बताया, दावा बहुत बड़ा किया प्रदर्शनी ने। हमने रोहतक का बताया, हमने उसके साथ साथ भिवानी महनगढ़ का बताया, गुड़गांव की सीट की बात की, अंबाला सीट की बात की, करनाल की भी बात की। कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर वाकई कांग्रेस को लगता है कि हां उसका दावा 100% का हो सकता है, और कहां पर आपको लगता है कि हां टक्कर है, और वो टक्कर सिर्फ बीजेपी से नहीं है गठबंधन की, बल्कि उसके साथ साथ दो ऐसी और पार्टियां हैं जिनका छोटा बड़ा बहुत बड़ा आधार जनाधार हो सकता है, होगा। जी अतुल जी, पहली बात जो आपने सबसे आखिर में बोली, मैं शुरुआत कहीं से करता हूं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को 10 की 10 लोकसभा सीटों पर निपटाने जा रही है, और एक बाई इलेक्शन उपचुनाव में भी। और रही बात वोट कटुआ पार्टियों की, आईएनएलडी और जेजेपी कहीं भी मुकाबले में नहीं है। इनकी 10 की 10 सीटों पे और 11वीं विधानसभा सीट पे जमानत जब्त है। ये मैं आपके चैनल पे रिकॉर्डिंग करके रख लूं। आपके जो अभी सहयोगी जुड़ रही थी वो कह रही थी त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय टेलीविजन पर बीजेपी के प्रवक्ता कर सकते हैं, कोई ग्राउंड पे ऐसी रिपोर्ट भी आ सकती है, कोई अंधभक्त में मिल जाए मोदी का बोल देगा कि यहाँ तो आईएनएलडी जीत रही है कुरुक्षेत्र में। ऐसे लोगों के मुंह पे पट्टी नहीं हम लगा सकते। हम ये कह सकते हैं हरियाणा का
मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान दिया था, तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के लोग कंधे तक मजबूत हैं। उनको लगा था कि हरियाणा देश के लिए शहीद हो जाते हैं और धूप में और बारिश में खेत में काम करके हिंदुस्तान के लिए अन्न पैदा कर सकते हैं। लेकिन मैं मनोहर लाल खट्टर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह चेताना चाहता हूँ कि हरियाणा के लोग खट्टर साहब कंधे से पर भी मजबूत हैं। आज इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा की 11 की 11 10 लोकसभा इंडिया गठबंधन की सीटें और एक विधानसभा से चलता करेंगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हरियाणा के लोग हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा दशा देने का काम करते हैं और कहीं भी बीजेपी कहीं भी मुकाबले नहीं है। नंबर 2 पे 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस के बाद। ये वोट कटुआ पार्टी है। ये भारतीय जनता सुरेश रोड साहब, ये जो रिकॉर्ड करके रख लेने वाली बात होती है ना, मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं और रिकॉर्ड करके रखने के बाद पलटते हुए बहुत देखा है प्रवक्ताओं को। तो मैं रिकॉर्ड करके कुछ नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, आपको भी अपने पार्टी को डिफेंड करना और करना भी चाहिए भाई। आप पहले से हार थोड़े ना मान लेंगे, कोई भी पार्टी नहीं मानती है, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके नहीं रखता क्योंकि उसके बाद आप लोग को पलटना पड़ता ही है। अब दावा किसका मजबूत होगा, मैं तो अभी फिलहाल जनता की तरफ देख रहा हूं। वंदना को जवाब दे रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले ये कह रहे थे कि देखिए किस तरह से स्थिति बदल रही है, 10 की 10 हमारे पास आ रही है। जो भी चुनाव हुए थे तब भी कहा था हवा बदल रही है, देखिए ये होने वाला है। और उसके जैसे 5 में से ये 3 बड़े स्टेट अपने हाथ से निकल गए इनके हाथ से, तब इनको समझ आया इनकी स्थिति क्या है। वर्ड का इस्तेमाल कौन करेगा? जिसके वोट कट रहे होंगे, जिसको लगता होगा किसके वोट कट रहे हैं, इसलिए कि हमारे साथ कहीं ना कहीं वोट कट रहे हो। हम तो कहीं नहीं किसी के वोट कट रहे हैं, हम तो कहते हैं कि सारे के सारे जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। और 10 की 10 सीटें हमारी पिछली बार भी आई थी, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। क्यों कहा जा रहा है, बार बार ही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी को बदला कीजिएगा, बदला नहीं है, प्रमोट हुए प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति में जा रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल मोदी जी का भी है, वो ये कैसा प्रमोशन है? नहीं, तकलीफ आपको, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलती। आप चाहते हैं कि मैं शोर मचाऊं अगली बार, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, उसके बीच में नहीं बोलती ना। ये वही प्रमोशन है जो प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति में जा रहे हैं, जिस प्रकार से मोदी जी गए थे। और वो प्रमोशन क्या होगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये इतना बता दीजिए, हुड्डा जी बड़ा कहते थे कि हम तो जी 10 की 10 सीटों पर लड़ लेंगे, हमारे को किसी की जरूरत नहीं है, आपको क्यों जरूरत पड़ गई? और इतना बता दीजिए, कितने कैंडिडेट है कांग्रेस के, कौन प्रधानमंत्री का प्रत्याशी है? अरे आप हरियाणा में कोशिश कर रहे हैं हवा बनाने की, हवा तो उसकी पूरी निकल चुकी है। जब हुड्डा जी ने कहा था कि पिछली बार अगर हम दोनों अलग अलग सीट में नहीं जीतते तो रोहतक की सीट जीत जाते, यानी कि रोहतक कुछ नहीं है। और रोहतक की जनता ने दिखा दिया कि जो अन्याय हुआ हमारे साथ, उस अन्याय का जवाब हम फिर से देंगे। और जो बेटा बेटा दिखाई देता है वो भी जाने वाला, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये जो लोकतंत्र बचाने की बात आप करते हैं, जो कहते हैं कि लोकतंत्र बच जाए, जो ये प्रियदर्शनी जी कह रही हैं, इनके जो नेता की 4 जून को अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो 500 मत लूंगा, करना चाहते हैं कि न्यायपालिका नाम की कोई चीज है। ठीक है वंदना, देखिए आप अकेले प्रमोशन कर रही हैं ऐसा नहीं है, हर एक पार्टी के प्रवक्ता अपने अपने लिए प्रमोशन कर रहा है। लेकिन मैं उस प्रमोशन को ये मानता हूं कि ये आपका कर्तव्य भी है कि अपनी अपनी पार्टी को आप डिफेंड करें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है और जनता का मिजाज क्या है उसको समझना, आकलन करना, दिखाना, दर्शाना और सही तस्वीर पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मैं अपनी तरफ से लगातार ना सिर्फ मतदाताओं से अपील कर रहा हूं, इंडिया न्यूज हरियाणा अपील कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ किन मुद्दों के आधार पर कई सहयोगी हमारे फील्ड में जो मौजूद हैं वो पूछ रहे हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत को मैंने सुना, उन्होंने बड़ी घुली मिली सी बात कही, उसको आप समझेंगे तो हो सकता है वंदना पोपली को लगे कि तो हमारे लिए कहा गया, कांग्रेस और गठबंधन के साथी को लगे कि हमारे लिए कहा गया, भाटी साहब को लगे कि नहीं हमारे लिए कहा गया। ये आपकी अपनी अपनी समझ है। वो कहते हैं कि बदलाव हुआ है और बदलाव होना चाहिए इसलिए वोट कास्ट किया है। कुछ लोगों को ये लगेगा कि बदलाव हुआ है और बदलना है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो शब्दों का है, उसको आप अपने अपने हिसाब से फिट कर लीजिए। बहरहाल मैं एक बार फिर से ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर रहा हूं, हमारी सहयोगी वहां से कुछ बड़ी खबर आपको बताएंगी। मनीषा।
बड़ी खबर अतुल जी ये है कि सुबह 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है अब वो सामने आ चुका है। तो हम अपने दर्शकों को जरा मतदान फीसद का आंकड़ा सुबह 11 बजे तक का क्या रहा वो बता देते हैं। देखिए हरियाणा में सुबह 11 बजे तक का जो मतदान फीसद का आंकड़ा है वो 21.7% मतदान दर्ज किया गया है। सिरसा में सबसे ज्यादा 20.8। और ये तस्वीर आपको दिखाएं, एक तरफ मत प्रतिशत मेरी सहयोगी बताती हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर दीपेंद्र हुड्डा से बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक। चलिए तो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आप देख सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी जो कि खुद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, और मेरे सहयोगी दीपक वहां पर मौजूद है। उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन अभी फिलहाल उनको अपना वोट कास्ट करना है, इसलिए वो मतदान केंद्र के अंदर दाखिल होते हुए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोहतक से चुनावी मैदान में इस वक्त दम भर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और दीपेंद्र हुड्डा के पिता यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। मीडियाकर्मी उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हुए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं बड़े कई नेता। इसके पहले इस सुबह से खासतौर से बीजेपी से जुड़े, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या पूर्व और मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो तमाम लोग अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, राज्यसभा सांसद पहुंचे। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, एक तरफ दिल्ली से तस्वीर आ रही थी और दूसरी तरफ अब यहां पर हरियाणा के इस हिस्से से तस्वीर आती हुई जहां पर रोहतक से खुद कैंडिडेट है दीपेंद्र हुड्डा, वो इस वक्त वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी इस वक्त मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो जो मत प्रतिशत था, आपको 11 बजे का मत प्रतिशत मेरी सहयोगी मनीषा ने बताया। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त की तस्वीर है, जो सुबह सवेरे थोड़ी गति धीमी सी हो गई थी, अब उसमें बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी थोड़ी कमी है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे तमाम लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे। प्रियदर्शनी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले जब भाटी साहब से एक सवाल ले लूं। भाटी साहब, अब यहां पर देखिए जो बड़े नेता हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और बड़े बड़े दावे आप लोग भी कर रहे हैं। बीजेपी अभी भी मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि हम 11 पर कमल खिलाएंगे, 10 की 10 लोकसभा ले जाएंगे, एक विधानसभा का उपचुनाव वो भी लेकर जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस उनका उनके काम के आधार पर है, और आपका कॉन्फिडेंस इस आधार पर है कि आप उनसे अलग हो गए हैं। लेकिन गठबंधन के कॉन्फिडेंस के सामने आपका कॉन्फिडेंस कितना टिक पाएगा, कितना टिकना चाहिए? देखिए अतुल जी, जिस तरीके से अपने वो काम के उस पर अपने 10 के 10 मान रहे हैं, हमने भी 4.5 साल जिस तरीके से काम किया है, देखिए दोनों पार्टी अलग हैं और दोनों पार्टियों के अलग सोच है। वृद्धा पेंशन की बात करें तो हमने 5100 की बात की थी, लेकिन दोनों ने मिलकर गठबंधन में हम लोगों ने इसको 3000 तक पहुंचाने की बात कोशिश की और हो भी गया पूरा वो, और आगे प्रण लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको 5100 लेके जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो कि एक दोनों जब गठबंधन हुआ था तो एक कमेटी तैयार हुई थी, कुछ काम हमारे थे, कुछ काम भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको मिलाकर एक समन्वय समिति बनी थी। और जिन कामों के लिए हमने वोट मांगी थी हरियाणा में, और उन कामों के पीछे हमारे को 10 सीटें मिली थी, हमने बहुत सारे उन कामों को करने की कोशिश की और हमने पूरे भी किए। उसी 4.5 साल के लिए काम के लिए हम हरियाणा में अपने 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन काम के पीछे ही ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हम लोग हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की आवाज, हरियाणा का आदमी वहां पर उठाए, इसी के चलते ही हमने 10 सीटों पे लड़ने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग जो है। और कई जगह हम लोग जो है पूरी तरह से फाइट में भी हैं। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो हम वोट परसेंटेज जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोगों ने आपके यहाँ पर 10 की 10 सीटों में से 3 सीटों में कहा कि हम 3 सीटें जीत रहे हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो कि मात्र 2% पे है, जब वो 3 सीटों की बात कर सकते हैं, तो हम तो हरियाणा में 17% से ऊपर वोट परसेंटेज लेकर आए थे। तो हमारी तो जो है गिनती भी ज्यादा है। और हमारे आज के समय में आप बात करें, गुड़गांव की बात करें, नैना चौटाला जी के सीट की बात करें, बहादुर, कई ऐसी सीटें हैं जिन पर हम लोग बहुत जबरदस्त फाइट पर हैं। और वहां पर आज जिस तरह से मतदान चल रहा है और 22% तक हम लोग पहुंच चुके हैं मतदान पर, और जिस तरीके से मतदान की बढ़ोतरी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बाहर होती जा रही है इसमें। क्योंकि मतदान का जो रुझान है, मतदान जिस तरीके से 22% हो जाना अभी तक और इतनी गर्मी में, तो इसका मतलब जनता जो है जोश में है, और जनता जोश में जाकर जो है वोट कर रही है। तो उसका कुछ बदलाव का जो है कुछ दिख रहा है, अंदाजा हमें भी लग रहा है, अंदाजा अतुल जी आपको भी लग रहा है, सब लोगों को समझ आ रहा है कि कहां पर वोट चल रही है।
और ये निर्णय तो 4 तारीख को आना ही है, सबके सामने आना है। तो हमें उम्मीद है हरियाणा की जनता से कि हमने जो 4.5 साल काम किया हरियाणा के अंदर, उसका हमें प्यार, उसमें दुष्यंत चौटाला जी को प्यार, अजय चौटाला जी को प्यार मिलेगा, नैना चौटाला जी को भी प्यार मिलेगा। चलिए, अच्छी बात। और ये तस्वीर आप देखिए सिंबल के तौर पर दिखाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि मैंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, वोट कास्ट कर दिया है। अपने सुपुत्र जो कि प्रत्याशी भी है उनके साथ वो पहुंचे थे बूथ पर, और उस वक्त अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया कर्मियों को वो चिन्ह दिखाते हुए कि देखिए भाई, मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और अब वो मतदान केंद्र से बाहर जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कि कतार में खड़े थे, वो अब प्रवेश कर रहे हैं अंदर मुस्कुराते चेहरे के साथ। दीपेंद्र हुड्डा जो कि पिछली बार भी जब मैदान में थे तो बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी दौर में थे। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर नहीं पाए और उसकी वजह से सीट गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार पिता पुत्र की जोड़ी घर घर तक पहुंची है, मेहनत की है, और इसी वजह से कहा जा रहा कि टक्कर बड़ी है। इस टक्कर से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब वहां पर एज पे कौन रहेगा, क्योंकि बीजेपी जो कि अपने संगठन, जो कि बड़ा संगठन है, उसके आधार पर उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो 365 दिन 24 घंटे 24/7 वो चुनावी मोड में रहती है। तो उसका सामना जिससे होना है उनके लिए ये चैलेंज हो जाता है, वो किसी भी पार्टी के हों। और ये चैलेंज पार्टियां जानती भी हैं कि उनके लिए है, और उसी के आधार पर उन्होंने भी अपनी रणनीति तैयार की थी। अब वो कारगर कितनी होगी ये बस सवाल रह जाता है। प्रियदर्शनी, अब आपके पास मैं आता हूं। आप कहती हैं कि हमें एक सीट मिला, हमने उस पर इस वक्त जो मजबूती दे दी है उसी का नतीजा है कि जन सैलाब उमड़ रहा। ये जन सैलाब भाटी साहब के लिए भी उमड़ रहा, उनका दावा है। मैं जन सैलाब पर नहीं जाता, मैं कहता हूं कि आखिर आपको क्यों लगता है कि आपके कैंडिडेट सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं? वहां पर बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, वहां पर चौटाला साहब खुद उतर गए मैदान में, तो लड़ाई वहां पर ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो जाएगी किसी के लिए। तो आपका दावा मजबूत क्यों होगा? देखिए अतुल जी, दावा मेरा जो मजबूत है, ये हवाई में मैं बात नहीं कह रही हूँ। मैं खुद भी 20 दिन मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में वहां पे सुशील गुप्ता जी के कुरुक्षेत्र में थी, और मैं बहुत सारे गांवों में गई हूँ। थानेसर के बहुत सारे गांवों में गई हूँ, कलायत में गई हूँ, पुंडरी गई हूँ, पुंडरी के भी बहुत सारे गांव गई हूँ, मेन कुरुक्षेत्र में बहुत सारे सेक्टर्स में गई हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी आंखों देखी तस्वीर है, किसी की बताई हुई नहीं है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे बड़े बड़े बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, और जहां पे ये साफ लिखा हुआ था, जबकि उस समय नवीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके बारे में कोई बात भी नहीं हो रही थी, चर्चा भी नहीं हो रही थी। सुशील गुप्ता जी कैंपेन कर रहे थे। उस समय की मैं बात बता रही हूँ कि उस समय साफ लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे वर्जित हैं। आप ये सोचिए जनता में किस किस्म का रोष है। सबको मालूम है कि किस तरीके से कलायत में विधायक जी को जनता ने मतलब लतियाया है, किस तरीके से भगाया है, ये किसी से भी नहीं छुपा है, ये सबने देखा है, ये वीडियोस में है। ये कोई मैं बात अपनी खुद की बनाई हुई नहीं बातें बोल रही हूँ। जनता इस कदर से इनसे परेशान है कि आप ये सोचिए कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, उनको काले झंडे दिखा दिए जाते हैं, उनको दोबारा जाना पड़ता है। और ये मैं सिर्फ कुरुक्षेत्र की नहीं बात कर रही हूँ, ये सिरसा में भी हुआ है, ये हिसार में भी हुआ है, ऐसी बहुत जगहों में ऐसा उम्मीदवारों के साथ हो रहा है कि जनता उन्हें भगा देती है, उन्हें बोलती है कि आप 5 साल बाद अपनी शक्ल दिखाने के लिए आए हो। तो ये, और अच्छा, जहां तक हमारे प्रत्याशी की बात करें तो सुशील गुप्ता जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने 6 साल हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, प्रभारी के रूप में संगठन को, एक ऐसा संगठन जिसका कोई झंडा उठाने वाला आज से 7 से 8 साल पहले नहीं था, उस संगठन को उन्होंने खड़ा किया। आज इतना मजबूत संगठन है हमारा कि आज हमारे पास 12,000 से ज्यादा तो सिर्फ पदाधिकारी हैं। सिर्फ अगर हम एक कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में जो ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर रैली हो रही है, जबकि वो हमारे सिर्फ पदाधिकारी होते हैं, सिर्फ हमारे पोस्ट होल्डर होते हैं। तो आप इस सोच सकते हैं कि कितना जमीनी वो व्यक्ति है। सुशील गुप्ता जी की एक बात और मैं आपको बहुत अच्छी बताती हूँ, मृदभाषी हैं, सबसे मिलनसार हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी आप उनको, राज्यसभा एमपी भी थे, आप उनको किसी भी काम के लिए फोन कर दीजिए, आज ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, वो खुद रिसीव करते हैं फोन, बात करते हैं, जवाब देते हैं। एक जनता का नेता ऐसा होता है, ना कि ऐसा होता है कि आपको जनता ने एक बार हरा दिया, उसके बाद आप भाग गए,
उसके बाद सर आप सिर्फ जिम की वीडियोस डाल रहे हैं, आप वर्कआउट की वीडियोस डाल रहे हैं, आप गायब ही हो गए राजनीति से, आपने संन्यास ले लिया और उसके बाद अचानक पैराशूट से आ जाएंगे। जहां तक अभय चौटाला जी की बात है, बोलना नहीं चाहिए, इतने बड़े नेता हैं, इतने कैलिबर के नेता हैं। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का अपने आप एक नाम है। खबर अभी तक पता, मुझे लगा खबर पास तक होना। हरियाणा में प्लीज सकता जेजेपी की कुछ प्रवक्ता किसी से फोन पे आप बात बोलिए, कर आप रहे बोलिए हैं। भाटी साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि अब चौटाला परिवार का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से खत्म किया अपने आंतरिक इनके कलह जेजेपी के और चौटाला जी के, जिस तरीके से आंतरिक कलह, इन्होंने पार्टी को खुद नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। एक पार्टी जो कि सत्ता में थी, उसके बाद आज सिर्फ इनका एक विधायक है। ये कितनी सोचने वाली बात है। इनको तो खुद आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए कि कहाँ गलती हो गई है। अभय चौटाला जी को तो एक प्लांटेड बाय बीजेपी किया जा रहा है, और ये मैं नहीं बोल रही, ये सारा वहां पे आप किसी भी गांव में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी और अभय चौटाला के बारे में सिर्फ ये बोला जाता है कि एक पैराशूट से उतरा हुआ कैंडिडेट है और एक भारतीय जनता पार्टी का प्लांटेड कैंडिडेट है। एक साफ सुथरी छवि का जो मृदभाषी जनता के साथ रहने वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो मात्र डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं। और आप देखिएगा कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी भारी भयंकर मतों से जीतेंगे, इसमें हमें कोई संदेह है ही नहीं। और ये बहुत सारी सीआईडी की रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये बात कि वो बहुत भारी मतों से आगे हैं। ठीक बात है। अब कौन आगे है कौन पीछे है, ये तो मैं फिर से कहता हूं कि मैं 4 तारीख को भी देखूंगा और मैं ही बताऊंगा कि अभी कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और फिर मैं ही आपको बताऊंगा कि कौन जीत गया और कौन हार गया। लेकिन हाँ, मृदुभाषी होना बहुत अच्छी बात है। अगर डॉक्टर सुशील गुप्ता मृदुभाषी है तो ये मृदुभाषिता सब में होनी चाहिए। अभय चौटाला साहब भी बहुत मृदुभाषी हैं, बस उनका अंदाज थोड़ा सा अलग है। अब जनता को तय करना है कि कौन पैराशूट से आया है, कौन भाग गया था वापस आ गया है, प्लांटेड कौन है, ये सारी चीजें जनता के बीच में। और उसी जनता की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि जब हम इतनी आक्रामक तस्वीरों की बात करते हैं, कि आक्रामक बयानों की बात करते हैं, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि उस आक्रामकता से बहुत दूर हो चुका है, लेकिन उसके जहन में अभी भी है कि मेरे प्रदेश, मेरे देश में अगर चुनाव है तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना है। ब्रेकिंग सेंटर से चल के आपको उन तस्वीरों को हम दिखाते हैं। मनीषा। बिल्कुल अतुल जी, और कहीं ना कहीं अच्छी तस्वीर है, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को अब दिखा रहे हैं। पलवल में 105 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने मतदान किया है, लिहाजा उनके हौसले की दाद देनी होगी, साथ ही साथ सराहना भी करनी होगी। वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है वो ये दर्शाता है। 105 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने, ये देखिए अभी तक क्षेत्र को विकास के मानचित्र पर देश में पहचान मिले, ऐसे प्रयास करेंगे और हरियाणा के अंदर बदलाव हो। हरियाणा के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया हरियाणा में। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा जो कि वोटकास्ट करने के बाद मीडिया कर्मियों से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बदलाव की बात है। अब एक बार फिर से इसी तस्वीर पर हम चलते हैं। मनीषा। इससे पहले हमने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, अब ये तस्वीर वापस से हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बेहद ही रोचक, और इन तस्वीरों की कहीं ना कहीं सराहना भी करनी होगी, दाद भी देनी होगी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। और ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 105 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जब इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि उनका एक एक वोट जो है वो अमूल्य है, उनके एक एक वोट की कितनी बड़ी अहमियत है देश के संविधान के लिए, जो महापर्व लोकतंत्र के महापर्व में उनके एक एक वोट की क्या भागीदारी है, वो ये अच्छी तरीके से समझते हैं। और ऐसे में देखिए इन बुजुर्ग व्यक्तियों ने जिस तरीके से हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, इन्होंने सत्ता आती जाती और सत्ता पलटती हुई देखी है। तमाम सकारात्मक राजनीति से लेकर राजनीति में उतार चढ़ाव और नकारात्मक राजनीति तक इन्होंने देखी है, और कहीं ना कहीं उन्हीं का गवाह अब एक बार फिर से वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। लिहाजा ये जिंदा दिली को दर्शाता है और उनके इस हौसले की सराहना होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। Yeah, so people finally have the opportunity to be
be heard. So the most striking thing that I have seen, as I've just finished saying, is that this is the first time in a democratic setup that you find that if there is a grievance, or if there is a concern, you are not able to actually even voice it. Forget about having it reviewed. So I think this is the way that people can get their voices finally heard. And you've seen that in different sections where whether it's the wrestlers or the farmers, enough has been said and done about all of that, but the overreaching sort of theme is that you'll find that people have not been able to speak their mind, and I would hope that this would be the way that they sort of get their voices heard. Last election we saw that all 10 seats were won by the BJP. How do you see that this time it will be different? See, I don't believe in political sort of these statistics and all. As far as I'm concerned, my goal has been to try and reach out to as many people as possible and really try and understand the ground reality. Sometimes you get crowded by noise around you, and I think that is why I've made a special effort to go to really, really small hamlets this time, very small dhanis and villages, and also speak to the sections which are not usually able to voice their opinion, the women especially. So I think having done all of that, I think I've gotten a really true picture, and the true picture is, as I've shared, that these have been really hard-hitting matters for people on the ground. I mean, so I think it's going to be quite a spectacular. So what response are people on ground giving? As I've said before. बहरहाल, तो तस्वीरों के जरिए, प्रतिक्रियाओं के जरिए आप देखिए कि हर एक व्यक्ति का परिवार जो कि प्रत्याशी के तौर पर है, वो अपने अपने प्रत्याशी के लिए, अपने परिवार के उस सदस्य के लिए जो कि चुनावी मैदान में है, वो दमखम लगा रहा है। आप यहां पर देख रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। अब सवाल इस बात का है कि जब इतने उत्साह के साथ लोग जा रहे हैं, तो उसके बीच में फिर क्या बदलाव की कोई बात है, या फिर बदलाव हो रहा है देश प्रदेश में, ये उनके जहन में छपा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब फाइनल कमेंट की तरफ एक तरीके से आऊंगा। सुरेश रोड साहब, प्रश्न यहां पर यह है कि दीपेंद्र हुड्डा जब कहते हैं कि मैं संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा हूं और इस वजह से बदलाव को मैं महसूस कर रहा हूं, भाई संविधान और लोकतंत्र हमेशा चुनाव के दौर में खतरे में क्यों दिखता है? चुनाव से पहले चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या होते हुए सरेआम देखी गई है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए संविधान के बारे में भी बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान और इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इनके भ्रष्टाचार के बयान आए या इनकी खुलासा हुआ, इससे साबित हो जाता है कि संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। और मैं एक बात और बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, ये तो एक आपका विषय है, अतुल जी आप हमारे से ज्यादा जानते हैं। आज हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव है, दो तरीके के वोट हैं। एक तो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है अभी भी, और एक वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी पर चलता करना चाह रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहते हैं। दो तरीके के वोट हैं। इसका उदाहरण एक सेकंड में देना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में 15 दिन पहले जब नवीन जिंदल के बारे में जब ये बात हुआ करती थी, अगर वो कांग्रेस के प्रत्याशी बन के आते हैं तो वो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो नवीन जिंदल के बारे में यह चर्चा होने लगी कि इसकी जमानत जब्त है, इस कोला चोर को नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत क्यों कर दिया जिसको कोला चोर कहा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी की नफरत लोगों के दिल और दिमाग में इतनी अभी हैवी है कि भारी पड़ी है कि देश को बचाना है। 1947 के कगार पे लाके नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया, तो नरेंद्र मोदी को 4 मई भाजपा गई के नारे को चित्तार्थ करना होगा। ये जनता ठान चुकी, ये हरियाणा के लोग ठान चुके। और प्रियदर्शनी जी कह रही थी, मैं एक बात ये बताने दूंगी गुप्ता जी के बारे में, हमारा गठबंधन है और गुप्ता जी एक पुराने कांग्रेसी भी हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग भी जी जान से जुटे हुए हैं और कुरुक्षेत्र की गठबंधन की सीट भी जीतेंगे हम 9 कांग्रेस की सीटों के साथ साथ। 4 मई बीजेपी गई का मतलब नहीं समझ में आया। 4 मई जा चुकी है, 4 मई जा चुकी है भाई। 4 मई तो ऑलरेडी चली गई है, बीजेपी तो अभी नहीं गई है। सॉरी 25 मई आई और बीजेपी गई। 4 जून की बात मुझे याद आ गई। अच्छा 4 से 25 पे आ गए। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। भाई वंदना पोपली उदाहरण देकर बताया उन्होंने कि अभी चंडीगढ़ का जो वाकया हुआ था उसकी वजह से संविधान बचाना जरूरी है और कांग्रेस संविधान बचा कर रहेगी। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं भाटी साहब के पास जाऊंगा।
देखिए, ये लोग न्याय तंत्र में विश्वास नहीं करते और संविधान की बात करते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल देना चाहूंगी कि बार बार पूछते हैं, जब से इनसे पूछा जाता है मुस्लिम आरक्षण पर, तो कहते हैं कि हमारे कहाँ न्याय पत्र में लिखा है कि आप मुस्लिम आरक्षण जो है वो लेकर आएंगे, जबकि हमारे सामने एग्जाम्पल भी और इनका इतिहास भी है। और ये बात पूछते हैं, लेकिन मैं तो पूछती हूँ बार बार कि हमारे कौन से संकल्प पत्र में लिखा है कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो इनकी बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं एक झूठ फैलाना। आप ये देखिए, किसान जब आंदोलन की बात अगर ये करते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो गई। अडानी का नाम लेते हैं, लेकिन बाद में खुद ही कहते हैं कि अडानी हमारे को कुछ पैसे दे देते तो हम उनका विरोध नहीं करते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अतुल, ये स्वर्णिम काल चल रहा है। हमने वो समय भी देखा है जब इंग्लैंड का पीएम रोते हुए रिजाइन करता है कि मेरे से देश की अर्थव्यवस्था संभाल नहीं रही है, और उसी समय में हम पार्टी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं। साथ के साथ मैं कहना चाहूंगी कि अगर सेना के हथियारों की बात हम करें तो हम सबसे बड़े इम्पोर्टर थे, आज हम एक्सपोर्टर हैं। हम सबसे बड़े, हम चौथे सबसे बड़ा बाजार है विश्व की, हम फार्मेसी बन चुके हैं। राजीव गांधी कहा करते थे कि मैकमोहन की लाइन जो है मोटे पेन से खींची हुई है, इसलिए 20-25 किलोमीटर पता नहीं चलता। अब हमको सब पता चलता है कि कितना एरिया वहां पर चलेंगे और किसको वापस लेकर आना है। और हमारी जो पार्टी है उस पर ही जो जनता विश्वास करती है कि जो पीओके है वो किस तरह से वापस लाया जाएगा, ये हमारे को चैलेंज करते हैं। पहले कहते थे कि 370 खत्म नहीं हो सकती थी, अब ये कहते हैं कि पीओके, मतलब कितना सा डिफरेंस है। पहले कहते थे कि कश्मीर हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, जो लोग हैं वो पूछते कि पीओके इसमें लोग अपनी बौखलाने की जरूरत नहीं, ठंडा पानी पिए, हंस से बैठिए। अब ठंडा पानी पी के क्यों बैठेंगे? वो आज देखिए चुनावी दौर है, इतनी गर्मी बाहर भी पड़ रही है और गर्मी सियासत की भी है, तो उसमें ठंडे पानी की भी जरूरत नहीं है उनको। बहरहाल भाटी साहब, एक फाइनल कमेंट्री आपसे चाहूंगा। जो प्रश्न थे वो मूल चूल वही है कि आपका कितना जनाधार अब तक बाकी रहेगा, और आपने कहा कि हम वोट प्रतिशत के आधार पर कह सकते हैं कि कम से कम इनेलो से तो हम कई गुना ज्यादा है। वो कम से कम का जो फासला है, हो सकता है कि इनेलो से कई गुना ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से कई गुना कम भी है। उस चुनौती को पाट पाए? हमारा जो लगाव हरियाणा की जनता के साथ है और जो प्यार हमारे को हमेशा हरियाणा की जनता से मिलता है और मिलता रहा है, और हम उसी उम्मीद पर हम जो है आज जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, उस हरियाणा के छोरे ने जो हरियाणा की आवाज को उठाया है, उस हरियाणा के छोरे को जो हरियाणा के मताधिकार और हरियाणा के जो है माताओं बहनों ने जो प्यार दिया है, उसी प्यार के चलते आज हम लोग जो है ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से हम जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि सीटों को निकाल पाए। और सीटों के साथ साथ हम मत प्रतिशत की बात भी कर रहे हैं, तो जो मत प्रतिशत 17% आया था पिछली बार विधानसभा में, हमें उम्मीद है कि हम इस लोकसभा के अंदर हम मत प्रतिशत को भी बढ़ा पाएंगे। और जो हमने आगे की रणनीति जो तैयार की है, जो विधानसभा की रणनीति है, हम उस विधानसभा की रणनीति पर भी आगे चल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो हरियाणा की पार्टी है, हरियाणा के लोगों की पार्टी है, हरियाणा की आवाज उठाने वाली पार्टी है। तो राष्ट्रीय मुद्दों पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है या कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस का तो खैर मैं क्या बात करूं, आज प्रियदर्शनी जी और सुरेश रोड जी यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरीके से पंजाब में ये इनके जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे को वहां पे गालियां दे रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। वहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि अगर सबसे कोई छोटी कहानी होगी माँ अपने बच्चे को सुनाएगी तो वो कहेगी एक थी कांग्रेस। तो ये गठबंधन जो इनका है वो किस तरीके का गठबंधन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ भी ये इन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में हम लोगों का बहुत जबरदस्त हमारा कांग्रेस जो है साथ दे रही है सुशील गुप्ता जी की। अगर ऐसा कुछ बात होती तो सुशील गुप्ता जी तीसरे नंबर पर नहीं होते। तो तीसरे नंबर पर होने का कारण यही है कि जो कांग्रेस की जो फूट है वो आम आदमी पार्टी को भी लेकर डूब रही है, और इनमें आपस में तो फूट है ही है। के लिए बात बोलना चाहती हूँ मैं भाटी साहब, भाटी साहब एक बात सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, मैं बोल रहा हूँ आपका नंबर आएगा, आप खूब बोलना उस समय पे। तो जिस तरीके का ये गठबंधन है ये हर स्टेट में अलग अलग तरीके का गठबंधन मेरे को समझ से बाहर होता है। गठबंधन तो गठबंधन होता है, अगर हुआ है तो पंजाब में गठबंधन अलग तरीके का है,
हरियाणा में गठबंधन अलग तरीके का है। और प्रियदर्शी जी ने कहा कि हमारा संगठन इतना मजबूत है, जब इतना मजबूत संगठन आपका है तो एक सीट पर क्यों सिमट के रह गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपके संगठन में कमियां हैं, क्योंकि ये संगठन वही है जो आपने कांग्रेस से चुराया है। तो आपको डर था कि ये संगठन में कहीं आपस में क्लैश ना हो जाए कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में, इसलिए आपने हिम्मत नहीं की और आपने एकमात्र एक ही चेहरा जो आपके पास था वो आपने जिस तरीके से इनेलो ने उतार दिया वहां पर, उसी तरीके से आपने भी एकमात्र एक चेहरा आपने कुरुक्षेत्र में उतार दिया। और ये जो ठीक बात है भाटी साहब, देखिए अब गठबंधन पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, आपके गठबंधन पर उन्होंने भी सवाल खड़ा किया। कई बार मौका परस्ती का भी गठबंधन होता है जिसको आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में गठबंधन का अधिकार होता है और जब तमाम सरकारें बनती हैं, गठित होती हैं, तो वहां पर ये आंकड़े कब कहां पर कैसे फिट बैठ सकते हैं वो आप लोग तय करते हैं और उसके लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। इतिहास रहा है, परंपरा रही है, जिसको कभी किसी और ने निभाया, कभी कोई और निभाएगा आगे भविष्य में। प्रियदर्शनी, मैं आपसे काउंटर लूंगा, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। मनीषा, इस वक्त टोहाना से एक बड़ी जानकारी मिल रही है और वो हम अपने दर्शकों तक साझा करते चले। दरअसल पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। तो इस वक्त टोहाना से एक बड़ी जानकारी दर्शक इस वक्त देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। टोहाना में 3 जगह ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। गांव समैन, गांव लहरिया में मशीन खराब होने की खबर है। तो इसके अलावा बूथ संख्या 58 में भी कुछ समय के लिए ईवीएम मशीन बंद हुई है। गांव समैन और गांव लहरिया में मशीन खराब होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो लगातार जानकारियां प्राप्त हो रही है। देखिए, बूथ संख्या 58 में कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए ईवीएम मशीन जो है वो बंद हुई है, यानी कि मतदान रोकना पड़ा है, बीच में वोटिंग प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। तो टोहाना में कुल 3 जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब होने की जानकारी है। गांव समैन में, गांव लहरिया में भी मशीन खराब हुई है फिलहाल, और इसके अलावा बूथ संख्या 58 में भी बाधित हुआ है। मनीषा, मैं रोकूंगा आपको। प्रदर्शनी अपनी बात जल्दी से पूरी करें, फाइनल कमेंट आपका। साहब की बातें मैं बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन बातें बड़ी मजाकिया की उन्होंने आज। जेजेपी के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ, बड़े बेआबरू होके निकले हैं तेरे कूचे से सनम। ये वाकई इनके पर एकदम साक्षात एकदम सटीक बैठती है। ये बात करते हैं गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं। इनका तो खुद ही ठगबंधन था, हमारे गठबंधन पे कौन सा अपेक्ष कर रहे हैं? ये कौन सा गठबंधन था आपका? जब जरूरत पड़ी तो साथ साथ हो गया और उसके बाद ऐसी छीछा लेकर एक दूसरे की कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। अगर इनके पूर्व डिप्टी सीएम से पूछा जाए कि आपकी उपलब्धियां क्या है, आपके काम क्या है, तो वो बोलते हैं जी मैंने लाइब्रेरी बनाई है। मतलब आप ये सोचिए कि जो सरपंची का काम होता है, एक मुख्यमंत्री अपने कामों का जब बखान कर रहे हैं, और जब उनके प्रवक्ता भी, आपकी प्रवक्ता भी आई थी अभी 1 हफ्ते पहले मेरे साथ एक डिबेट में, तो मैंने पूछा कि आपके मुख्यमंत्री ने काम किया है, तो उन्होंने बोला जी हमने लाइब्रेरी बनाई है। और यही कट कॉपी पेस्ट आपके डिप्टी सीएम भी बोलते हैं। नैना चौटाला जी अगर कहीं जाती हैं तो वहां पे उनको महिलाएं खदाड़ के भेज देती कि भैया हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप कृपया मत यहाँ पे तशरीफ लाइए। इनका ये तो हाल हो गया। तो अब इनके बारे में मैं चर्चा करना भी मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। चर्चा तो करना पड़ेगा ना। जेजेपी पार्टी है, पार्टी के तौर पर वो मैदान में है, उनके उम्मीदवार मैदान में, तो चर्चा कैसे नहीं करेंगी? और प्रियदर्शनी, जब आप गठबंधन का जिक्र कर रही है ना कि ये कैसा गठबंधन है जो अलग होकर छीछा लेदर कर रहे हैं एक दूसरे की। पंजाब में तो इंडिया गठबंधन वाले रहते हुए गठबंधन में एक दूसरे की छीछा लेदर कर रहे हैं, तो वो कैसा गठबंधन है ये भाटी साहब पूछ सकते हैं। मैं कहता हूं ये राजनीति, और राजनीति के यही रंग होते हैं। जो भी आपने शेर एक पढ़ा था ना कि हिना के रंग जब दिखते हैं तो राजनीति के रंग अक्सर ऐसे ही दिखते हैं। उनका गठबंधन अलग होने के बाद उनके बयान दिख रहे हैं। आप गठबंधन में रहते हुए पंजाब में अलग होकर बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा